डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे। कैसे सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है और उसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन किस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आईसी और आईबी के लिए, जैसा मैंने बोला, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी डायनेमिक रीजन में करेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, बट लीनियर रिलेशन होना चाहिए यहाँ पे। बट नॉन लीनियरिटी होती है ट्रांजिस्टर में, उस नॉन लीनियरिटी के कारण यहाँ पैराबोलिक इस तरह से नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक्स मिलती है। तो उसके कारण क्या होता है कि ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स, हार्मोनिक कंपोनेंट्स मिलेंगे हमें, वो उसके लिए हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो एसी सिग्नल अगर देखें तो एसी सिग्नल क्या होता है, आईबी को जो स्विंग करता है और कोसाइन नेचर में होता है, उसको हम लिख सकते हैं कि आई बी इक्वल टू आई बी एम कॉस ओमेगा टी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला है। इसके कारण क्या होगा, आईसी जो करंट होगा उसमें भी स्विंग होगा, बट दैट विल बी नॉन लीनियर। तो मैथमेटिकली हम अगर बोले हैं तो आईसी का जो स्विंग है वो किस तरह से होता है, G1 IB प्लस G2 IB स्क्वायर। यहाँ पे नॉन लीनियर सेकंड टर्म में स्क्वायर आ गया है जो कि नॉन लीनियरिटी को शो करता है। अब इन दो इक्वेशंस को लेके हम यहाँ पे आई बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में। तो ये सेकंड इक्वेशन आई सी का जो कन्वर्ट हो जाएगा G1 IB1 IBM cos ओमेगा टी प्लस G2 IBM स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन में ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करके इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आई सी इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो आई सी इक्वल टू G1 IBM कॉस ओमेगा टी प्लस दूसरा टर्म यहां पर देखेंगे तो 1/2 G2 IBM स्क्वायर प्लस तीसरा टर्म देखेंगे तो 1/2 G2 कॉस 2 ओमेगा टी, और इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। देख सकते हैं कि आई सी इक्वल टू G1 IB1 cos ओमेगा टी प्लस 1/2 G2 I स्क्वायर BM प्लस 1/2 G2 cos 2 ओमेगा टी। देखिए ये जो कंपोनेंट है वो सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट आ गया यहाँ पे। इस तरह से अगर हमने इस इक्वेशन में थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट भी कंसीडर किया होता, फोर्थ हार्मोनिक कंपोनेंट भी कैलकुलेट किया होता, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ पे हम G1 IBM को सपोज दैट V0 लिखा है, इसको सपोज दैट V1 लिखा है और इसको सपोज दैट V2 लिखा है। तो यहां से इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, आई सी इक्वल टू V0 प्लस V1 cos ओमेगा टी प्लस V2 cos 2 ओमेगा टी, और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया है। और ये जो कंपोनेंट है दैट इज सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट, इसको हमने सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट यहाँ पे बोल दिया है। और ये इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन में आया है। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, आई बी इक्वल टू आई बी एम कॉस ओमेगा टी मीन्स डीसी वैल्यू के अराउंड मूव करेगा, ये क्वाशिएंट वैल्यू फिक्स की है उसकी। उसके बाद हमने जब आई सी कंपोनेंट के लिए लिया है तो सेकंड हार्मोनिक को कंसीडर कर लिया है G1 IB
प्लस G2 IB²। फिर इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू IB की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है। IB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद IC की वैल्यू में ये जो एक्सप्रेशन मिला है उस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म की जगह हमने B0, B1 और B2 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो टोटल IC होगा, टोटल IC में फर्स्ट कंपोनेंट फंडामेंटल कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, DC वाइस वैल्यू, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी यहाँ पे। तो DC कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, DC वाइस वैल्यू भी प्रेजेंट रहेगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहेगा और सेकंड हार्मोनिक भी प्रेजेंट रहेगा अगर हमने सेकंड हार्मोनिक के लिए डिस्कस करना है। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा IC इक्वल टू ICQ। ये मीन्स यहाँ पे DC वाइस वैल्यू आ गया है यहाँ पे, और DC कंपोनेंट में V0 प्लस फंडामेंटल कंपोनेंट B1 cos ओमेगा t प्लस सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट V2 cos 2 ओमेगा t, और इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 6। अब हम अपनी आगे की एनालिसिस इस इक्वेशन नंबर 6 से करेंगे। तो देखें IC की वैल्यू है, अब हमें सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कैलकुलेट करना है। ICQ प्लस B0 प्लस B1 cos ओमेगा t प्लस B2 cos 2 ओमेगा t, और इसको हमने बोला है इक्वेशन नंबर 6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरियस कंपोनेंट्स के लिए वेरियस इंस्टेंट को कंसीडर करेंगे। जैसे इंस्टेंट ये जो मैंने वेवफॉर्म बना रखी है, ये cos ओमेगा t की वेवफॉर्म है, और cos ओमेगा t की वेवफॉर्म पे यहाँ पे ओमेगा t इज इक्वल टू 0 है एट पॉइंट 1। मैं यहाँ लिख देता हूं, मैंने पॉइंट भी मार्क कर रखे हैं, आप देख सकते हैं ये पॉइंट एट पॉइंट 1। इस इक्वेशन के लिए मैंने वेवफॉर्म ड्रॉ कर रखा है। तो एट पॉइंट 1 ओमेगा t इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन में ओमेगा t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ओमेगा t cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आपको पास इक्वेशन होगी IC इक्वल टू ICQ प्लस B0 प्लस B1 प्लस B2, और इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 7। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे ओमेगा t इक्वल टू π/2, 90 डिग्री है यहाँ पे वैल्यू, तो ओमेगा t इज इक्वल टू π/2 एट पॉइंट 2 ओमेगा t इक्वल टू π/2। तो यहां देखेंगे तो IC की वैल्यू ICQ प्लस, देखिए ICQ प्लस V0 तो वही आएगा, π/2 दैट मीन्स cos π/2। cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पे B1 वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे 90 इंटू 2 तो 180 हो जाएगा, और 180 cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस V2 हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 8। देख सकते हैं कि एट पॉइंट 1 ओमेगा t इक्वल टू 0 रखा है मैंने, IC इक्वल टू ICQ प्लस V0 प्लस V1 प्लस V2 आया। एट पॉइंट 2 जहाँ पे ओमेगा t इक्वल टू π/2 है, वहां पे जब मैंने π/2 वैल्यू रखी है तो एक्सप्रेशन में IC इक्वल टू ICQ प्लस V0 माइनस V2 आएगा। सिमिलरली हम पॉइंट 3 की बात करेंगे, जहां पे वैल्यू ओमेगा t की वैल्यू पाई है, पाई वैल्यू लेके चलेंगे यहाँ पे। तो एट पॉइंट 3 ओमेगा t इक्वल टू पाई, तो जब ओमेगा t की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे पाई रखेंगे, तो उस केस में IC इक्वल टू ICQ प्लस B0, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई भी कॉस का टर्म नहीं है, वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे पाई रखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू यहाँ -1 हो जाएगी, तो माइनस B1, और यहाँ पे कॉस 360 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 360 डिग्री की वैल्यू 1, 360 और 0 की वैल्यू 1 ही होती है, तो प्लस B2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 9। अब देखें यहाँ पे ओमेगा t इक्वल टू 0 पे,
ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे जो आई सी की वैल्यू आई है सेवेंथ इक्वेशन पे, दैट वी कैन से आई सी मैक्सिमम। देख भी सकते हैं हम डायग्राम से एट पॉइंट 1 जहां ओमेगा टी इक्वल टू 0 है, 0 है, मैं 0 मार्क कर देता हूं, तो वहां पे वैल्यू है आई सी मैक्सिमम। फिर उसके बाद देखेंगे तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई/2 है यहाँ पे, तो यहाँ आई सी इक्वल टू आई सी क्यू होगा, क्योंकि यहाँ ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को, ये कंपोनेंट एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ पे आई सी की वैल्यू आई सी क्यू होगा ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखेंगे पाई पे, तो मिनिमम वैल्यू मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है आई सी की वैल्यू मिनिमम, तो हम कह सकते हैं कि आई सी इक्वल टू आई मिनिमम, करंट की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है। तो ये तीन कंक्लूजन निकाले हमने यहाँ पे, तो दैट मीन्स वी कैन से फ्रॉम हेयर कि आई सी या आई सी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू आई सी क्यू प्लस बी जीरो प्लस बी वन प्लस बी टू, आई सी क्यू दैट इज इक्वल टू आई सी क्यू प्लस बी जीरो माइनस बी टू, and third IC minimum that is equal to ICQ plus V0 minus V1 plus V2। ये तीन इक्वेशंस हैं जो हमें मिली हैं, यहाँ पे हमने प्रीवियस एनालिसिस किया उससे मिली हैं। अब इस इक्वेशन से एक कंक्लूजन निकल रहा है कि ICQ दोनों हैं, दोनों टर्म है, तो ये दोनों कैंसिल होंगी, तो यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से V0 इक्वल टू V2, और ये V0 इक्वल टू V2 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इन इक्वेशन से IC मैक्सिमम IC मिनिमम इन दोनों एक्सप्रेशन से जब कैलकुलेट करेंगे, तब I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम ये हमें एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेगा टू V1। इसके बाद V1 की वैल्यू इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, V1 इक्वल टू आई सी मैक्सिमम माइनस आई सी मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। इसको आगे आप इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इक्वेशन नंबर 10 बोल सकते हैं। तो ये V1 की वैल्यू के लिए आ गया। सिमिलरली जब हम आई मैक्सिमम और IC मैक्सिमम को, IC ही की वैल्यू है ये, तो मैं सिंपली इसको मैं केवल मैक्सिमम और मिनिमम लिख रहा हूं, IC अंडरस्टूड है यहाँ पे। तो आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम को जब हम ऐड करते हैं, एक एडिशन की टर्म लेते हैं, तो 2ICQ प्लस 2V0 प्लस 2V2 एक टर्म आता है जिसे हम कह सकते हैं V0 और V2 इक्वल है, तो 2ICQ प्लस 4V2 ऐसा बोल दिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और V2 की वैल्यू होगी आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम माइनस 2ICQ डिवाइडेड बाय 4, और इसको हम इक्वेशन नंबर 11 कह सकते हैं। तो V0 इक्वल टू V2 ये वैल्यू सिमिलर हो जाएगी यहाँ पे, और V1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं हम यहाँ से। तो V2 और V1 जब नॉन हो गए तो सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट क्या होता है, परसेंटेज D2 दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ V2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ V1 इंटू 100%। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पावर क्या होगा ड्यू टू डिस्टॉर्शन, वो हम देखेंगे। तो अब हम पावर आउटपुट ड्यू टू डिस्टॉर्शन देखेंगे। दैट मीन्स पावर यहाँ पर डिस्टॉर्शन के कारण कितना डिस्ट्रॉय होगा डिस्टॉर्शन के कारण, वो उस पर बात करेंगे। तो पावर आउटपुट ड्यू टू डिस्टॉर्शन, जब हम देखते हैं कि डिस्टॉर्शन नेग्लिजिबल है, उस समय पावर लोड को जो डिलीवर्ड होती है दैट मीन्स PAC कहलाती है, दैट इज इक्वल टू IM स्क्वायर RL डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे IM क्या है, पीक वैल्यू, दैट इज I पीक टू पीक डिवाइडेड बाय 2, दैट इज we can say I maximum minus I minimum divided by 2। ये हम सिंपल ग्राफ से देख सकते हैं, हमने देखा है यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू
डिवाइड करते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं तो आई पीक टू पीक निकलता है, और इसको जब 2 से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि V1 इज द आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, अभी कैलकुलेट किया था हमने, डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आई एम या V1 को कह सकते हैं हम फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट, फंडामेंटल कंपोनेंट कह सकते हैं। तो यहां से PAC को डिफाइन करेंगे, देन PAC इक्वल टू 1/2 V1 स्क्वायर RL। यहाँ पे PAC डिफाइन कर दिया है मैंने 1/2। अभी यहाँ से IM को V1 से रिप्लेस कर दिया है। तो अब डिस्टॉर्शन के साथ जो AC पावर विथ डिस्टॉर्शन, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन से क्या होगा वो हम देखते हैं। तो PAC विथ डिस्टॉर्शन के कारण, दैट मीन्स AC पावर आउटपुट विथ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, AC पावर आउटपुट विथ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो AC पावर आउट विथ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हम देख सकते हैं कि 1/2 V1 स्क्वायर RL प्लस 1/2 V2 स्क्वायर इंटू RL प्लस 1/2 V3 स्क्वायर इंटू RL एंड सो ऑन। जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1/2 और V1 स्क्वायर RL को कॉमन ले लेता हूं। इसे कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, 1/2 RL तो यहां से कॉमन चला गया, तो 1 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। अगर हमें और भी हायर कंपोनेंट्स हैं, फोर्थ कंपोनेंट, फिफ्थ कंपोनेंट है, तो वो भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे D2 स्क्वायर, ये डिफाइन कर रखा है D3 स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं PAC with the distortion that is equal to 1/2 V1 square RL ब्रैकेट 1 प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम इस तरह से कह सकते हैं। और जनरली हम D2 स्क्वायर सेकेंड हार्मोनिक तक कंसीडर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हार्मोनिक को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर हम इसको टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के केस में टोटल हार्मोनिक में कंसीडर कर सकते हैं। तो PAC D इक्वल टू 1/2 V1 स्क्वायर RL 1 प्लस D स्क्वायर, वेयर D स्क्वायर इक्वल टू D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर इज द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। इस तरह से हम पूरा पावर आउटपुट ड्यू टू द डिस्टॉर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली हमने AC पावर लिया है, उसके बाद DC के कारण जो डिस्टॉर्शन हो रहा है उसको लिया है, और AC पावर को डिस्टॉर्शन के कारण, ये टर्म मैंने कंसिडर किए हैं यहाँ पे, AC पावर ड्यू टू द डिफरेंट हार्मोनिक कंपोनेंट्स के कारण लिया है, और उनको कंपोनेंट को कन्वर्ट कर दिया है इसमें डिस्टॉर्शन के केस में डिस्टॉर्शन के लिए। और उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला मेरे पास आ गया है, PAC at the case of distortion that is equal to 1/2 V1 square RL into 1 plus D स्क्वायर। यहाँ पर D स्क्वायर टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है, D स्क्वायर इक्वल टू D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर एंड सो ऑन। थैंक यू।